हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका पहला सेशन ये आपके पास भेज चुका हूं। इस प्रतिनिधित्व से दो पार्ट बनाया हूं। पहला पार्ट आपके पास पहुंच गया है, उसका दूसरा पार्ट आपके पास जा रहा है, जिसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। सूची प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाया गया है। प्रश्न नंबर 45 है, सूची प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाया गया है। कहाँ पर भाई? भारत में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में या ब्रिटेन में? तो सूची प्रणाली को व्यापक रूप से कहाँ पर अपनाया गया है, ये आपको उत्तर देना है। तो सूची प्रणाली व्यापक रूप से, साथ में ये भी देखना है कि सबसे ज़्यादा तो व्यापक रूप से अपनाया गया है स्विट्जरलैंड में। सूची प्रणाली को व्यापक रूप से स्विट्जरलैंड में अपनाया गया है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रतिनिधित्व की ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें कोई मत व्यर्थ नहीं जाता है? प्रतिनिधित्व की कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई मत व्यर्थ नहीं जाता है? चलिए भाई, ये है व्यावसायिक मत या प्रादेशिक मत या आनुपातिक मत या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए भाई बताइए, प्रतिनिधित्व की कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाता है? प्रश्न नंबर 46 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये भाई है आनुपातिक प्रतिनिधित्व में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाता है। चलिए भाई, व्यावसायिक नहीं, प्रादेशिक नहीं, ये नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व में कोई ही मत व्यर्थ नहीं जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। मतदाता प्रतिनिधित्व की इस पद्धति की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते और उनके द्वारा डाले गए मतों की गणना तथा वितरण भी हमेशा बिल्कुल सरल कार्य नहीं होता है। किस पद्धति के बारे में बताया जाए? ये पूछा जा रहा है कि प्रतिनिधित्व की कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसमें मतदाता सही से समझ नहीं पाते और उनके द्वारा डाले गए मतों की गणना तथा वितरण भी हमेशा बिल्कुल सरल नहीं होता है। मतदाता भी नहीं समझ पाते और उनकी गणना भी सरल कार्य नहीं है। ये किस पद्धति के बारे में पूछा जा रहा है? ऐसा किस पद्धति में है? तो ये व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में है पद्धति में, या सीमित पद्धति में, या आनुपातिक पद्धति में, या संचित मत पद्धति में? तो चलिए भाई, किस पद्धति में मतदाता ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व को समझ नहीं पाते और उनके डाले गए मतों की गणना तथा वितरण का हमेशा बिल्कुल सरल कार्य नहीं होता है। तो ये है भाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व में। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाएं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा दोष क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा दोष क्या है? चलिए भाई बताएं। ये अधिक लोकतंत्रीय है, या सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देती है, या स्थायी सरकारें हैं, या कोई मत व्यर्थ नहीं जाता? सबसे बड़ा दोष क्या है प्रश्न नंबर 48 में? तो अधिक लोकतंत्रीय है,
ऐसा नहीं है भाई, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, नहीं, ये तो गुण हो गया। कोई मत व्यर्थ नहीं जाता, कोई मत व्यर्थ नहीं जाता, ये भी नहीं। इसमें आप आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का सबसे बड़ा दोष जो है वो है अस्थायी सरकार। इसमें अस्थायी सरकारों का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रतिनिधित्व की इस प्रणाली के फलस्वरूप व्यवस्थापकाएं जनता का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करने वाली बन जाती हैं। प्रतिनिधित्व की इस प्रणाली के फलस्वरूप व्यवस्थापकाएं जनता का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करने वाली बन जाती हैं। इस प्रणाली की ओर संकेत है भाई। तो प्रश्न नंबर 49 का देखें कि प्रतिनिधित्व की कौन सी ऐसी प्रणाली है कि व्यवस्था का जनता का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करने वाली बन जाती हैं। तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व में है, या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व में, या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जनता का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करने वाली बन जाती हैं। ये कौन सी प्रणाली में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भाई आनुपातिक प्रणाली में, आनुपातिक प्रणाली में। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। इस प्रणाली में निर्वाचन का आधार व्यक्तिगत उम्मीदवार नहीं होता है, बल्कि दलीय आधार पर उम्मीदवारों की सूची होती है। इस प्रणाली में निर्वाचन का आधार व्यक्तिगत उम्मीदवार नहीं होता है, बल्कि दलीय आधार पर उम्मीदवारों की सूची बन जाती है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में है, या सूची प्रणाली में, या संचित मत प्रणाली में, या सीमित मत प्रणाली में? तो भाई इस प्रणाली में व्यक्तिगत उम्मीदवार होता ही नहीं, दलीय आधार पर सूची बनती है उम्मीदवारों की, उसी पर चुनाव होता है। व्यक्तिगत उम्मीदवार को कोई महत्व ही नहीं होता है। ऐसी प्रणाली को बोलते हैं भाई सूची प्रणाली। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक प्रतिनिधित्व की गोपनीय मत व्यवस्था के विरुद्ध था? निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक गोपनीय मत व्यवस्था के विरुद्ध था? ये सार्टोरी थे, या मैकफर्सन थे, या जॉन लॉक थे, या जे.एस. मिल थे? तो भाई गोपनीय मत व्यवस्था के विरुद्ध कौन था? तो आपको इन चारों ऑप्शन से देखना है कि खुला मतदान के पक्ष में कौन था। तो जो खुला मतदान के पक्ष में होगा वही गुप्त मतदान के विरुद्ध होगा। तो खुला मतदान के पक्ष में और गुप्त मतदान के विरुद्ध कौन थे? ये भाई जे.एस. मिल थे, जे.एस. मिल। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 पे आ जाएं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? मात्रात्मक रूप में राजनीतिक दल के प्रति जन समर्थन का निर्धारण। बहुल सामाजिक समर्थन द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की समृद्धि। आगे बढ़ के देखते हैं। जनाभिव्यक्ति मतों तथा विजित स्थानों के मध्य सुसंबद्धता निश्चयन। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के अभिव्यक्त मतों का समीकरण।
आपसे पूछा जा रहा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या प्रयोजन है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं मात्रात्मक रूप से राजनीतिक दल के प्रति जन समर्थन का निर्धारण होता है, ये प्रयोजन नहीं है भाई। चलिए आगे देखें। बहुल सामाजिक समर्थन द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की समृद्धि भी नहीं, ये भी गलत है। ये दो तो गलत हो गए। आगे देख लेते हैं। जनाभिव्यक्ति मतों तथा विजित स्थानों के मध्य सुसंबद्धता स्थापित या निश्चयन करना, यही सही है भाई। ऑप्शन सा सही है। दाभी देख लेते हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के अभिव्यक्त मतों का समीकरण, ये भी गलत है। तो प्रश्न नंबर 52 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 पे आ जाएं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राविधिक विश्वस्त करती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राविधि विश्वस्त करती है भाई। तो अल्पसंख्यकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व, हाँ भाई ये तो करती है। बहुसंख्यकों को अधिक मात्रा में प्रतिनिधित्व, नहीं, ऐसा नहीं है। निचले वर्गों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व, ये भी गलत। देश के विभिन्न क्षेत्रों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये गलत है। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें प्रणाली दी गई है और उसके क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका गुण है, इससे संबंधित उसके सामने दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन बताएंगे भाई। ये जनमत, ऑप्शन आ देखें, जनमत संग्रह प्रतिनिधित्व की प्रणाली है भाई। जनमत संग्रह प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं, ये तो यही गलत हो गया। सूची प्रणाली प्रत्यक्ष विधान की युक्ति है, ये भी नहीं है। इसमें राजनीतिक दल सूची तैयार करते हैं। भारित मतदान योग्यता अनुसार आनक्रमिक मत, ये भाई सुमेलित है, ये सुमेलित है। और संवैधानिक राजतंत्र फ्रेंच प्रेसिडेंसी, ये भी गलत है। संवैधानिक राजतंत्र जैसे इंग्लैंड में है उसको कहा जाता है। तो भारित मतदान यानी योग्यता अनुसार आनक्रमिक मत, जिसके प्रतिपादक कौन थे? जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने इसका समर्थन किया था। जे.एस. मिल ने भारित मतदान योग्यता अनुसार आनक्रमिक मत के प्रतिपादक जे.एस. मिल हैं भाई। जे.एस. मिल हैं भाई। तो चलिए प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 पे आ जाएं। यह विचार कि किसी राजनीतिक दलों के पक्ष में, यह विचार कि किसी राजनीतिक दलों के पक्ष में डाले गए मतों के लगभग बराबर उसके स्थान विधानमंडल में होने चाहिए। यह विचार कि किसी राजनीतिक दलों के पक्ष में डाले गए मतों के लगभग बराबर उसके स्थान विधानमंडल में होने चाहिए, आधारित है, किस पर आधारित है भाई? प्रश्न नंबर 55 का उत्तर करने का प्रयास करें। पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुन लिया करें, फिर चारों ऑप्शन देखें, जल्दबाजी में उत्तर करने का प्रयास नहीं करें। और परीक्षा हाल में तो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है आपको। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उत्तर को ध्यान से चारों ऑप्शन को देखना है, फिर उत्तर करना है।
तो प्रश्न है, यह विचार कि किसी राजनीतिक दलों के पक्ष में डाले गए मतों के लगभग बराबर उसके स्थान विधानमंडल में होने चाहिए, किस पर आधारित है? तो चलिए ये ऑप्शन आ देखें। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, गलत। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, गलत। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, हाँ भाई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर ही सही है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर यह भी गलत है। तो प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के विषय में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के विषय में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 56। पहला देखें, न्यूनतम मत प्राप्त अभ्यर्थी चुनाव से बाहर हो जाता है और उसके मत वरीयता क्रम से अगले अभ्यर्थी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है भाई। चलिए आगे भी देख लेते हैं। आवश्यक न्यूनतम मतों का कोटा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित, ये तो यहीं पे गलत है, इसको पढ़ना ही बेकार है। अगला देख लें, निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों के पक्ष में वरीयता क्रम बताते हुए निर्वाचक को मतदान करना होता है। निर्धारित संख्या में मतों के हस्ताक्षर और अभ्यर्थियों के उन्मूलन की प्रक्रिया से भरे जाते हैं। तो ये भी सही है भाई। अब ऑप्शन देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। वह सही क्रम बताइए जिसमें उपयुक्त नियमों का पालन होना चाहिए। निम्नलिखित कूट में मतलब क्या होना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होना चाहिए? पहले निर्धारित संख्या में मतों के हस्तांतरण और अभ्यर्थियों के उन्मूलन की प्रक्रिया से भरे जाएं। प्रश्न नंबर 56 में भाई देखेंगे तो क्या है कि इसमें सही क्रम बताना है आपको, जिसमें उपयुक्त नियमों का पालन होना चाहिए। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर देना है आपको। तो प्रश्न नंबर 56 में देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा जा रहा, देखिए पहला कौन सा सही होना चाहिए? निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों के पक्ष में वरीयता क्रम बताते हुए निर्वाचक को मतदान करना होता है। पहला तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति में ये होना चाहिए, निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों के पक्ष में वरीयता क्रम बताते हुए मतदान करना होता है। ये एक हो गया। फिर और ऊपर आइए, न्यूनतम मत प्राप्त अभ्यर्थी चुनाव से बाहर हो जाएगा और उसके मत वरीयता क्रम से अगले अभ्यर्थी को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। पहला तो आपको वो बताया कि पहले वो मत अपना वरीयता क्रम में किसको दे रहा है। फिर दूसरा है न्यूनतम मत प्राप्त अभ्यर्थी चुनाव से बाहर हो जाएगा, ये 2 नंबर पे हो जाएगा। फिर देखिए आवश्यक न्यूनतम मतों का कोटा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, हाँ भाई ये सही है, आवश्यक न्यूनतम मतों का कोटा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं और उनके अतिरिक्त मतों को वरीयता क्रमानुसार अन्य अभ्यर्थियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो 3 वाला 1 हो गया, 1 वाला 2 हो गया,
ये 2 वाला 3 हो गया। अब 3, 1, 2 देखते हैं किस में है। 3, 1, 2 3, 1, 2 अब 4 निर्धारित संख्या में मतों के हस्तांतरण और अभ्यर्थियों के उन्मूलन की प्रक्रिया से भरे जाते हैं। 4 नंबर पे 4 वाला है, तो ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 57 पे आ जाएं। जो लोग अधिक योग्य हैं या जिनके विषय में यह माना जाता है कि उनके हित अधिक दांव पर हैं, उन्हें कम योग्य व्यक्तियों से अधिक मत दिए जाते हैं। मतदान का यह भेदकारी व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये व्यवस्था कहलाती है भारित मतदान, जिसके प्रतिपादक J.S. मिल आपको मैं पहले ही बता दिया हूं, J.S. मिल। तो चलिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, भारित मतदान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 58 पे आ जाएं। संचयी मतदान व्यवस्था के अंतर्गत एक मतदाता के पास अनेक मत होते हैं, फिर भी वह जो नहीं कर सकता है वो क्या है? संचयी मत व्यवस्था के अंतर्गत एक मतदाता के पास अनेक मत हो रहे हैं, फिर भी वो कौन सा काम है कि नहीं कर सकता? प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन भाई देखें तो वह अपने सारे मत किसी एक प्रत्याशी के लिए डाल सकता है। ये तो भाई कर सकता है। वह अपने सारे मतों को उतने प्रत्याशियों में बांट दे जिस तरह वह देना चाहता है। ये दोनों तो भाई सही हैं। आपसे पूछा जा रहा है वो क्या नहीं कर सकता, और आगे देख लेते हैं। वह अपने सारे या कुछ मतों को भावी संचय के लिए रख सकता है, गलत है। वह अपने कुछ मतों का उपयोग कर शेष मतों का अपव्यय कर सकता है, ये सही है। तो आपसे पूछा गया है गलत क्या है? वो अपव्यय कर सकता है, एक को दे सकता है, रख सकता है, बांट सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर भावी संचय के लिए नहीं रख सकता। यही गलत है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59 पे आ जाएं भाई। मतदान की सूची व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण पाए जाते हैं? मतदान की सूची व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण पाए जा रहे हैं? तो ये मतदान क्षेत्र एक सदस्यीय और बहुसदस्यीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतदान क्षेत्र केवल बहुसदस्यीय ही होते हैं। मतदाता व्यक्तियों के लिए मत डालते हैं। मतदान क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों की एक नाम की सूची प्रस्तुत करते हैं। अब नीचे दिए गए कोड की सहायता से आपको उत्तर देना है। तो आप तो ये समझ लें कि दल मतदान क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों की एक सूची प्रस्तुत करते हैं, ये सही है। चौथा सही है, मतदाता व्यक्तियों के लिए मत डालते हैं, नहीं। इसमें सूची प्रणाली में मतदाता व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि दलों के लिए वोट डालते हैं। मतदान क्षेत्र केवल बहुसदस्यीय होता है, ऐसा नहीं, एक सदस्य भी बहुसदस्यीय। मतदान क्षेत्र केवल बहुसदस्यीय होता है, ये सही। दल मतदान क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों की एक सूची तैयार करता है और मतदान क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। ये दो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन भी देख लेते हैं। मतदान क्षेत्र एक सदस्यीय, और नहीं, ये भी गलत। इसमें सूची प्रणाली में क्या होता है? मतदान क्षेत्र केवल बहुसदस्यीय होता है और दल प्रत्याशियों की एक सूची तैयार करता है। तो 2 और 4 सही है।
तो ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर होगा। द। प्रश्न नंबर 59 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तरीकों से अल्पमतों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन से तरीकों से अल्पमतों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है? तो प्रश्न का नंबर 60 का ऑप्शन देखें भाई। ये संचयी मत व्यवस्था द्वारा, या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र द्वारा, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। तो निम्नलिखित में से कौन से तरीकों से अल्पमतों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है? तो इसमें भाई संचयी मत व्यवस्था द्वारा नहीं किया जा सकता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसके द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो अब आपका बचा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा किया जा सकता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जा सकता है। तो 3 और 4 किसमें है भाई? 3 4 ऑप्शन द में है और यही ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 60 में संचयी नहीं, फिर से इसको देख लीजिए भाई, क्या बोल रहा, इसीलिए बोल रहा हूं प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद ही उत्तर करने का प्रयास करेंगे। जरा भी चूक हुई तो गलती हो जाएगी भाई। क्या बोल रहा? निम्नलिखित में से कौन से तरीकों से अल्पमतों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है? तो संचयी मत व्यवस्था से, हाँ भाई संचयी मत व्यवस्था से किया जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नहीं किया जा सकता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से भी नहीं किया जा सकता। और क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व से किया जा सकता है। तो 1 और 4 जिसमें सही हो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं भाई, 1 और 4 जिसमें हो वो ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा है? ऑप्शन बा। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। 61 पे, प्रश्न नंबर 61 पे आ जाए। प्रतिनिधित्व के प्रतिक्रियावादी सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? प्रतिनिधित्व के प्रक्रियावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन था भाई? ये आपको बताना है। और बार बार मैं बोल रहा हूं कि प्रश्न को परीक्षा हाल में खूब ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को भी ध्यान पूर्वक देखेंगे, तभी उत्तर करेंगे। तो प्रतिनिधित्व के प्रक्रियावादी सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? मोस्का ने किया था, या जेफरसन ने किया था, या हैमिल्टन ने किया था, या मार्क्स ने किया था? प्रतिक्रियावादी सिद्धांत का प्रतिपादन तो ये करने वाले थे मोस्का महोदय। 61 में प्रश्न नंबर आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62 पे आ जाएं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के प्रथम प्रतिपादक कौन हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के प्रथम प्रतिपादक कौन हैं? आंद्रे हैं, या हेयर हैं, या बेंटले हैं, या मिचेल्स हैं? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये आपको बताना है भाई। प्रश्न नंबर 62 का उत्तर करें। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के प्रथम प्रतिपादक पूछा जा रहा है। तो वैसे तो आप हेयर भी है, पर प्रथम प्रतिपादक पूछा जा रहा तो आंद्रे पे लगाना। आंद्रे ऑप्शन में नहीं होगा, तब हेयर पे लगाना है। फिर से सुन लीजिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के प्रथम प्रतिपादक पूछा जा रहा है तो प्रथम प्रतिपादक पे आंद्रे को ही लगाना। ऑप्शन में आंद्रे नहीं होगा, तब आपको हेयर पे लगाना होगा। प्रश्न को सही से समझ लें, आंद्रे ऑप्शन में नहीं होगा तब हेयर पे, और हेयर और आंद्रे दोनों ऑप्शन में हैं तो आपको आंद्रे पर ही अपना गोला भरना है। चलिए प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग सही है। प्रश्न नंबर 63 पे आ जाएं। मतदान की भारित प्रणाली ब्रिटिश का समर्थन किसने किया था भाई?
जे एस मिल, सीज, लास्की या बेंथम। प्रश्न नंबर 63 में आ जाए। हमने पहले के प्रश्नों में 2-3 बार आपको बताने का प्रयास किया हूं कि मतदान की भारत प्रणाली का या वेटेज का समर्थन किया किसने किया है? जे एस मिल ने। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 पे आ जाएं। मैकाले, लेकी तथा मेन में एक समानता है, वो कौन सी समानता भाई? प्रश्न नंबर 64 देख लें। तो महिला मताधिकार का समर्थन किया है? नहीं। तीनों में एक समानता है, क्या है? महिला मताधिकार का विरोध किया है, बस यही समर्थन है। भारत मतदान ये गलत है, ये गलत है। महिला मताधिकार का विरोध किया है। प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 65 में देख लें। 1962 से पूर्व फ्रेंच राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रयुक्त प्रणाली कौन थी? 1962 के पहले पूछा जा रहा फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता था, कौन सी प्रणाली थी? तो प्रश्न नंबर 62 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो द्वितीय मत प्रणाली थी, या सीमित मत प्रणाली, या संचित मत प्रणाली, या पृथक निर्वाचन प्रणाली थी? तो 1962 से पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्वितीय मत प्रणाली प्रयुक्त होती थी। प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 66 पे आ जाएं। स्वतंत्र मताधिकार के लिए गुप्त मतदान को आवश्यक मानता है? तो मॉन्टेस्क्यू मानता है, या बेंथम, या जे एस मिल, या हैरिंगटन? गुप्त मतदान को आवश्यक मानने वाला कौन था भाई? तो गुप्त मतदान को आवश्यक मानने वाले, ये आपको बताना है, स्वतंत्र मताधिकार के लिए गुप्त मतदान को आवश्यक मानता था। तो प्रश्न नंबर 66 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो आवश्यक मानते थे हैरिंगटन, गुप्त मतदान को आवश्यक मानते थे हैरिंगटन। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। और फिर और सुन लीजिए, स्वतंत्र मताधिकार के लिए गुप्त मतदान को आवश्यक हैरिंगटन तो मानते ही थे, साथ में बेंथम भी मानते थे, ये दोनों मानते थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। मैं राजनीतिक अधिकारों के संबंध में लिंग भेद को उसी प्रकार सर्वथा अनुचित मानता हूं जिस प्रकार बालों के रंग को। यदि दोनों में कोई भेदभाव हो तो महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकारों की आवश्यकता है, क्योंकि वह शारीरिक दृष्टि से अबला हैं। यह वक्तव्य किसने कहा था? यह वक्तव्य देने वाला विचारक कौन था? तो ये जे एस मिल थे, या मैकाले, या लेकी, या सर हेनरी मेन। तो ऐसा विचार देने वाले विचारक का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 67 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये विचार दिया है जे एस मिल ने, जे एस मिल। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। चलिए भाई, एकत्रीभूत मत प्रणाली के बारे में सही नहीं है। एकत्रीभूत मत प्रणाली के बारे में सही नहीं है। प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन देखें। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं हो सकता। इसके द्वारा प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने हैं। या मतदाता ये मत सभी उम्मीदवारों को बांट दे सकता है, अथवा किसी एक उम्मीदवार को ही सब मत दे सकता है। इसका प्रयोग केवल एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है। ये गलत है, बस यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। एकत्रीभूत मत प्रणाली के बारे में सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा। तो एक तो ये सही है, इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। दूसरा, इसके अनुसार प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाते हैं। तो श्रेणी समाजवाद से संबंधित है भाई, ये भी, ये एकत्रीभूत ये सही है, ये एकत्रीभूत का है, श्रेणी समाजवाद का है। चलिए, ये मतदाता के सभी उम्मीदवारों को बांट दे सकता है या था किसी एक उम्मीदवार को सब मत दे सकता है, ये भी सही है।
सही क्या नहीं है, इसका प्रयोग केवल एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है, ये गलत है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69 पे आ जाएं। द्वितीय मत प्रणाली के बारे में सही नहीं है। द्वितीय मत प्रणाली के बारे में क्या सही नहीं है? इस प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र में 2 बार मतदान होता है, ये सही है। दूसरे मतदान में विजयी उम्मीदवार निरपेक्ष बहुमत द्वारा ही निर्वाचित होता है, ये भी सही है। 1962 से पूर्व फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव में इसका प्रयोग होता है, ये भी सही है। इसे पसंदगी मत व्यवस्था भी कहते हैं, नहीं भाई, द्वितीय मत प्रणाली कहते हैं। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ये गलत है, तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि पूछ रहा सही नहीं है। प्रश्न नंबर 70 पे आ जाएं। एंडे ने 1855 में सर्वप्रथम डेनमार्क में इसे लागू किया था। किसे लागू किया था? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को। प्रश्न नंबर 70 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को आपको इसके पहले अभी समझा चुका हूं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में एंडे पहले रहेंगे और हेर रहेंगे। तो हेर को पहले नहीं लगाना है, एंड्रे को लगाना है। ये नहीं रहेंगे ऑप्शन में, तब हेर को लगाना है। तो प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 पे आ जाए। कौन सा सूची प्रणाली से संबंधित नहीं है? सूची प्रणाली से क्या संबंधित नहीं है भाई? उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ते, वरन राजनीतिक दल की सूचियों में चुनाव मैदान में होती हैं, ये सही है। मतदाता विभिन्न सूचियों में से किसी एक सूची को मत देता है, ये भी सही है। इस प्रणाली में प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए मतों की एक निर्धारित संख्या निश्चित करनी पड़ती है, यही गलत है। इसका निर्वाचन क्षेत्र बहुसंख्या होता है, ये सही है। तो इसमें सही नहीं है, संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सा। प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नांकित में से किसका बेंथम ने समर्थन नहीं किया है? बेंथम ने किसका समर्थन नहीं किया है? तो सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार का समर्थन किया है, गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया है, कामन सभा के वार्षिक चुनाव का समर्थन किया है, पर खुला मतदान का समर्थन इन्होंने नहीं किया है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। जे एस मिल ने किसका समर्थन नहीं किया? तो जे एस मिल ने किसका समर्थन नहीं किया है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का किया है, बहुल मतदान का किया है, मतदाता के लिए शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी योग्यता का किया है, गुप्त मतदान व्यवस्था के ये विरुद्ध था, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 74 पे आ जाएं। शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक संख्या या बहुल मतदान में मत का अधिकार होना चाहिए। बहुल मतदान में मत का अधिकार होना चाहिए। किसका कहना है? शिक्षित या बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक मत का अधिकार होना चाहिए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो अधिक वोट दे सकते हैं। तो हेयर ने कहा या एंडे ने कहा, तो ये दोनों तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के प्रतिपादक हैं। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के मसीहा हैं। ऐसा कि शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक मत देना चाहिए, जे.एस. मिल। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 75 पे आ जाएं। किसके अनुसार मतों को गिना नहीं जाना चाहिए, अपितु तौला जाना चाहिए? कौन बोल रहा? मतों को गिना नहीं जाना चाहिए, अपितु तौला जाना चाहिए। तो वर्क ने कहा, या बेंथम ने कहा, या रूसो ने, या जे.एस. मिल ने। तो ऐसा भाई, जब शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक मतों को देना चाहिए, या भारित मतों के समर्थक कौन है? तो ये भारित मतों के समर्थक है भाई जे.एस. मिल। 75वें प्रश्न ऑप्शन 75 नंबर प्रश्न के ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रतिनिधित्व के प्रतिक्रियावादी सिद्धांत की व्याख्या करने वाला कौन था भाई?
प्रतिनिधित्व का प्रतिक्रियावादी सिद्धांत का व्याख्या कौन कर रहा है भाई? तो ये मोस्का कर रहे हैं, या हैमिल्टन कर रहे हैं, या एडमंड बर्ग कर रहे हैं, या जेम्स मेडिसन कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 76 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो देखिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको बताना है प्रतिक्रियावादी सिद्धांत के प्रतिपादक तो रूसो भी हैं, पर आपको जो प्रश्न दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, उससे बताना है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर आपका सही उत्तर होगा। प्रतिनिधित्व के प्रतिक्रियावादी सिद्धांत की व्याख्या करने वाला हैमिल्टन महोदय थे। प्रतिनिधित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रतिनिधित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत देने वाले भाई जॉन लॉक, या थॉमस जेफरसन, या एडमंड बर्ग, या रूसो। तो अभी व्याख्या में बताया था प्रतिनिधित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत या प्रतिक्रियावादी सिद्धांत के हैमिल्टन और रूसो हैं, तो इसमें रूसो है, तो आप रूसो पे सही का निशान लगा दें। 77 नंबर प्रश्न में ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 78 पे आ जाएं। प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व के श्रेष्ठतम प्रतिपादक कौन है? प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का श्रेष्ठतम प्रवक्ता तो जेफरसन है, या JDH कोल हैं, या एडमंड बर्ग हैं, या जॉन ऑस्टिन हैं। तो प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का श्रेष्ठतम प्रवर्तक JDH कोल को माना जाता है। प्रश्न नंबर 78 में ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। अतः समस्त सच्चा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व है। ये कथन किसी भाई बताया है? ये कथन किसने दिया है? अतः समस्त सच्चा और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व है। तो ये देने वाले थे, अभी आपको बताया, ये देने वाले थे JDH कोल। 79 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। जॉन वाल्के ने प्रतिनिधित्व के लिए एक त्रिपक्षीय भूमिका का विश्लेषण किया है। कौन सी भूमिका उसने नहीं बताई है? तो इसने कौन सी भूमिका नहीं बताई है? तो न्यासी सहायक की भूमिका बताई है, सुविधा कारक तटस्थ की भूमिका बताई है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की भूमिका नहीं बताई है, जिला राज्य और देश की भूमिका बताई है। तो इसने जॉन वाल्के ने प्रतिनिधित्व के लिए एक त्रिपक्षीय भूमिका में किसको नहीं रखा है? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की भूमिका। प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 81 पे आ जाए। JD बार्बर विधायकों को 4 वर्गों में बांटते हैं, निम्नांकित में कूट की सहायता से सही पर निशान लगाएं। तो JD बार्बर ने विधायकों को 4 वर्गों में बांटा है, और चारों वर्गों के लिए कूट की सहायता से आपको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 81 में देख लें, तो कूट की सहायता है भाई, कूट की सहायता से है। तो ये आपको बताना है कि चलिए, ये 4 प्रकार के विधायक कौन होते हैं? विधि निर्माता होते हैं, दर्शक होते हैं, विज्ञापनकर्ता होते हैं, दलाल नहीं होते, अवसरवादी नहीं होते, अनिच्छुक होते हैं। तो 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6 जिसमें होगा वही आपका उत्तर सही होगा। 1, 2, 3 और 6। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 82 में देख लें भाई कि प्रश्न नंबर 82 में क्या है। तो सूचियों को मिलाना है। तो प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, रूढ़वादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, पैरेटो, एडमंड बर्ग, थॉमस जेफरसन। तो ये आपको मिलाना है। तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन प्रतिक्रियावादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चलिए भाई, एक मिल गया। पैरेटो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दूसरा मिल गया
एडमंड बर्क रूढ़वादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। थॉमस जेफरसन उदारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब जिसमें 1 में 4, 2 में 3, सी में 2, डी में 1। चलिए भाई देखते हैं किस में है ये। ए में 4, ए में 4 भाई यही मिल जा रहा है आपको। ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। एलन बाल ने प्रतिनिधित्व संबंधी सिद्धांत को निम्नांकित 2 भागों में विभक्त किया है। वो 2 भाग कौन से हैं एलन बाल के बारे में आपको बताना है। तो एकलवादी और बहुलवादी नहीं, पूंजीवादी और समाजवादी ये भी गलत, रूढ़वादी और क्रांतिकारी ये भी गलत, उदारवादी लोकतांत्रिक और सामूहिक लोकतंत्र, समूहवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतांत्रिक और समूहवादी लोकतंत्र यही सिद्धांत बतलाया है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न 84 पे आ जाए। एलन बाल ने उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रतिनिधित्व का निम्नांकित लक्षण नहीं बतलाया है। एलन बाल ने उदारवादी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का निम्नांकित लक्षण नहीं बतलाया है। प्रश्न नंबर 84 में उत्तर करें भाई। तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार बतलाया है। निर्वाचन भौगोलिक दृष्टि से सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार हो बतलाया है। व्यक्ति के बजाय वर्गगत प्रतिनिधित्व नहीं भाई ये नहीं बतलाया है। गुप्त मतदान व्यवस्था को बतलाया है। तो प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 85 और इस सेशन का प्रश्न नंबर 85 देख लें। और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है भाई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में एक्टन का मत क्या है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में एक्टन का क्या मत है। प्रश्न नंबर 85 को उत्तर करें। तो ये अत्यधिक लोकतांत्रिक है। हाँ ये सही कहा है। ये तो अव्यवस्था का आयोजन है, ये गलत है। इसमें मंत्रिमंडल अस्थिर हो जाते हैं, ये गलत है। इससे लोकतांत्रिक शासन असंभव हो जाएगा, ये गलत है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में एक्टन का मत है कि ये अत्यधिक लोकतांत्रिक है। प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। और इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।